अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको आज हमने डिस्कस करना है। ये जो बेटा क्वेश्चन है ये आमतौर पर आपके इम्तिहान के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएगा, ये एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकता है और एमडी कैट के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होती है। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बेटा हमारे पास ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की बेटा डिस्ट्रीब्यूशन होगी अमंग अवेलेबल अमंग अवेलेबल अवेलेबल शेल के अंदर होगी, सब शेल के अंदर होगी, अवेलेबल शेल है या सब शेल है, आर एंड आर्बिटल्स, और आर्बिटल्स के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन को तकसीम करना है। आर्बिटल्स ऑफ एन एटम आर आइन तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो इस अमल को बेटा आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब जो हमारे पास सब शेल होते हैं, जो भी बेटा आपके पास सब शेल होगा, सब शेल के अंदर जो चीज पाई जाती है उन्हें हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। यानी सब शेल के अंदर एक ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो सब शेल के अंदर जो चीज मौजूद होगी उसे बेटा आपने ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड, दीज कैन बी एक्सप्रेस, इन ऑर्बिटल्स को बेटा आपने एक्सप्रेस करना होता है बाय नोटेशन ऑफ सब शेल। जो भी हमारे पास सब शेल होगा उसकी जो भी नोटेशन होगी उसके तहत बेटा आप इसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो सब शेल पी है तो आप ऑर्बिटल्स के आगे बताओगे, देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो पी है दैट इज ए सब शेल, ये बेटा एक सब शेल है। अब पी जो होगा ये हमारे पास दूसरे जो है शेल का एक सब शेल है। तो अब इसके ऑर्बिटल्स तीन होते हैं, हम कैसे लिखेंगे, एक को हम लिखेंगे 2px, एक को बेटा लिखेंगे 2py और एक को आप क्या लिखोगे 2pz। तो ये एक ऑर्बिटल्स को हम p सब शेल के लिहाज से लिखेंगे। सिमिलरली अगर हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हमने रिप्रेजेंटेड करते हैं बाय एन एरो। एरो से हम इन्हें ज़ाहिर कर रहे होते हैं। अब ये जो एरो होता है ये हम दो तरह से बनाते हैं, या तो बेटा ये एरो आपने अपवर्ड बनाएंगे, ऐसे ऊपर की तरफ इसको बनाएंगे, या इस एरो को हम नीचे की तरफ बनाएंगे। तो इसलिए ये जो क्वांटम नंबर होता है ये इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी। अगर ये हमारे पास s की वैल्यू पॉजिटिव होगी, s की वैल्यू बच्चों अगर हमारे पास पॉजिटिव 1/2 होगी तो इसको हम कहते हैं अप स्पिन या स्पिन अप। ये अप स्पिन भी कहलाएगा या इसी चीज को स्पिन अप भी कहते हैं, या इसी चीज को हम कहते हैं ये क्लॉक वाइज होगा, ये जो ऊपर की तरफ इसका हेड होगा। अगर बेटा किसी भी इलेक्ट्रॉन का नीचे की तरफ हेड होगा तो इसको हम कहते हैं एस बराबर है -2, इसको हम कहते हैं डाउन स्पिन या स्पिन डाउन, या इसको बेटा आपने स्पिन डाउन कहेंगे, या इसी चीज को आपने एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब हमारी बुक में जो एग्जांपल्स दी गई है वो बोरान की एग्जांपल दी गई है। देखिए ये जो बोरान होगा इट कंसिस्ट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। बोरान के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s के अंदर आप बताओगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर आपने 2s के अंदर बताने हैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर ये 2px, ये जो ऑर्बिटल है 2px इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी जो स्पिन है वो हमने अपवर्ड दिखाई हुई है, तो ये अपवर्ड स्पिन के अंदर पाया जाएगा या स्पिन अपवर्ड के अंदर, और ये क्लॉकवाइज हमें जो है वो इसकी स्पिनिंग होगी। अब सबसे पहले आपने बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। तो पहला जो हमारा पॉइंट अब हम शुरू करते हैं तो इसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, कि ये हमारे पास आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स की बेटा हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इन शेल। शेल के अंदर हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन की। शेल क्या होते हैं? ये एनर्जी लेवल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। आमतौर पर शेल के अंदर कोई भी जो शेल होता है ये बेटा वेरियस एनर्जी लेवल है। शेल को आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से n से ज़ाहिर करते हैं। शेल को ज़ाहिर करने के लिए जो क्वांटम नंबर हम लेते हैं उसे आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर जो शेल होगा इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। आप इसे छोटे n से ज़ाहिर करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अब बच्चों अगर आपके पास ना इस n की वैल्यू 1 होती है तो उस शेल को हमने k शेल का नाम देते हैं, ये k शेल है। अगर l की वैल्यू आपके पास 2 आएगी तो वो l शेल है। n की वैल्यू अगर 3 है तो m शेल है, अगर 4 है तो हमारे पास क्या होगा? n शेल है। अब इन शेल्स के अंदर आपने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, या इन शेल के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से तरतीब देनी है, तो हमारे पास एक फार्मूला आता है, उसके तहत हम इनकी इलेक्ट्रॉन की जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो वो शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करने का फार्मूला है वो बच्चों 2n² का फार्मूला है। 2n², ये जो फार्मूला होगा दैट इज ए 2n²। 2n², व्हाट इज n? n इज ए नंबर ऑफ शेल। n की वैल्यू अगर नंबर ऑफ शेल है, n की वैल्यू बेटा अगर 1 होती है तो आप उसे k शेल कहते हैं। अब हम देखते हैं k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 2, तो k शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाती है तो इसे आपने l शेल का नाम देते हैं। l शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये बराबर होगा 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर बेटा n की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी तो आप इसे m शेल कहते हैं। तो m शेल के अंदर वही फार्मूला फिर दोबारा लगाएंगे। अब 3 का स्क्वायर लेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया, 3 का जो स्क्वायर होगा 9 होगा, 9 को 2 तरफ से दोगे तो ये 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर बेटा n की वैल्यू 4 हो जाएगी तो आप इसे n शेल कहते हैं, n शेल। तो n शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को 2 से ज़रब दोगे तो ये 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमने कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, मतलब जैसे आपके पास सोडियम है, सोडियम, तो इसके अंदर शेल के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सोडियम के अंदर टोटल बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका जो k शेल होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो बेटा इसका l होगा इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इसका m शेल होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब अगर ये सोडियम है तो इसके पहले शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, दूसरे में 8 और आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल जो हमें बताई गई है वो क्लोरीन की है। क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से इसके के शेल में 2 होंगे, एल शेल में बेटा 8 होंगे, और एम शेल जो होगा इसके अंदर इसके 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है आ जाएंगे। अब हमने बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। तो ये शेल के अंदर था, अब आपने सब शेल की तरफ जाना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने बेटा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इन सब शेल। कि ये जो आपके पास सब शेल होते हैं इनके अंदर आपने किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये सब शेल है। तो बेटा ये जो सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर आमतौर पर जो चीज पाई जाती है उनको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ऑर्बिटल्स के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है। और सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के लॉज आते हैं। पहला जो एक लॉ आएगा इसे हम कहते हैं हाफ बाउ प्रिंसिपल। इसका जो बेटा नाम होता है इसे हाफ बाउ प्रिंसिपल कहते हैं। अब हाफ बाउ क्या होगा? दैट इज नॉट ए नेम ऑफ साइंटिस्ट। हाफ बाउ किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बल्कि हाफ बाउ इज ए जर्मन वर्ड। ये हमारे पास जो होता है ये एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डिंग अप करना, के बिल्डिंग अप के किसी भी चीज की बिल्डिंग को बनाना, इस चीज को बेटा आपने आहबाऊ कहते हैं। जैसे आपने कोई भी घर बनाते हैं
फिर आप ईंटें रखते हैं, फिर ऊपर की तरफ वो घर चला जाता है। तो इसी तरीके से हाफ बाउ प्रिंसिपल जो है इसको आप बिल्डिंग अप कहते हैं। अब ये हाफ बाउ प्रिंसिपल हमारी मदद करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, कि सब शेल के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन की कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो ये हाफ बाउ प्रिंसिपल हमारी मदद करेगा। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है सब शेल के अंदर, तो सबसे पहले उस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें जिसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर जिसकी उससे ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा है, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज के लिहाज से आप इसकी फिलिंग करें। तो ये हमें कहना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, कि ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, ये आपने इलेक्ट्रॉन बेटा फील्ड करने हैं इन ए सब शेल, इन ए सब शेल, किसी भी सब शेल के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन को फिल करें अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। तो जैसे जैसे देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे उनकी एनर्जीज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बेटा आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। जिसकी एनर्जी कम है सबसे पहले उसकी आपने फिलिंग करें, फिर जिसकी एनर्जी ज्यादा है फिर उसकी, फिर इसके बाद। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं एन की वैल्यू अगर 1 होती है, एन की वैल्यू अगर बेटा 1 होती है तो इसके अंदर के शेल होगा, और के शेल के अंदर जो सब शेल है वो सिर्फ 1 होगा, उसको आपने 1s कहते हैं। अगर आपके पास n की वैल्यू 2 हो जाती है तो ये आपके पास एल शेल होगा, एल शेल है, और एल शेल के अंदर हमारे पास 2 सब शेल होंगे। कौन होगा? 2, एक होगा 2s और एक होगा 2p। अगर बेटा आपके पास n की वैल्यू 3 हो जाती है, n की वैल्यू अगर 3 हो जाएगी तो वो हमारे पास m शेल हो जाएगा। m शेल के अंदर 3 सब शेल होंगे, एक होगा 3s, एक होगा 3p और एक बेटा हमारे पास क्या होगा 3d। ये 3 सब शेल है। अब जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे होते हैं तो हमें क्या पता कि 2s में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं या 2p में करने हैं। जैसे ये आपके पास शेल है, ये पहला शेल है तो इसमें सिर्फ 1s होगा, ये दूसरा शेल है तो इसमें 2s भी होगा 2p होगा, ये तीसरा शेल है इसमें 3s होगा 3p होगा 3d होगा। तो किसकी पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी चाहिए, यानी पहले इलेक्ट्रॉन किस सब शेल के अंदर जाने चाहिए, 2s में जाएंगे या 2p में जाएंगे। तो हाफ बाउ प्रिंसिपल जो है बेस्ड ऑन 2 क्वांटम नंबर, 2 क्वांटम नंबर्स के ऊपर बेटा ये जो हाफ बाउ प्रिंसिपल है ये बेस करता है, इसकी बुनियाद है। पहला जो क्वांटम नंबर है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी हाफ बाउ इट डिपेंड अपॉन ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये तो बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा, मतलब n पे करेगा। और दूसरा जो जिस चीज के ऊपर इसने डिपेंड करना है उसको हम कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो ये दूसरी जो बात आएगी, इट डिपेंड अपॉन ऑन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यानी एल पे भी डिपेंड करेगा। एक इसने डिपेंड करना है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, और दूसरा जो इसने डिपेंड करना है वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो इन अब्सेंस ऑफ एनर्जी ऑफ सब शेल, इन अब्सेंस ऑफ नेगेटिव फील्ड डिपेंड अपॉन 2 क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करेगा। नंबर 1 बेटा इट डिपेंड अपॉन ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहली बात है कि इसने जिस चीज के ऊपर डिपेंड करना है उसे आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा जिसे हम n से जाहिर करते हैं। दूसरा इट इज डिपेंड अपॉन ऑन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो ये बेटा आपके पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा। 2 चीजों के ऊपर आपने इसने डिपेंड करना है n प्लस। तो फिर हम इसका क्या लेंगे, समेशन लेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दोनों को जमा करके इनकी वैल्यूज लेंगे, समेशन लेंगे, दैट इज इक्वल टू n प्लस एल। अब हमारे पास n प्लस एल की वैल्यूज आएगी, फिर हम डिसाइड करेंगे क्या है। सबसे पहले मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि l की वैल्यूज क्या होंगी। तो बेटा अगर आपके पास कहीं पे भी s ऑर्बिटल या s सब शेल होता है तो s के लिए जो l की वैल्यू होती है यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी। p के लिए बेटा इसकी वैल्यू 1 होती है, p के लिए जो आप इसकी वैल्यू लिखेंगे 1, और d के लिए इसकी जो वैल्यूज होती है 2, और f के लिए बेटा इसकी जो वैल्यू होती है वो 3 होती है।
अब आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैं लिखता हूं 2s, मैं लिखता हूं बेटा 2s। अब 2s के अंदर n l आएगा, फिर n प्लस l आएगा। देखिए ये जो 2 होगा, ये जो मैंने 2 लिखा हुआ है दैट इज ए s, दैट इज ए n। ये जो 2 लिखा गया बेटा ये आपके पास क्या होगा, n होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। अगर आपने लिखा हुआ s, s की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है s के लिए, तो 0 लिखोगे। n प्लस l में इसका क्या जवाब आएगा, 2 जमा 0, तो n प्लस l में इसका जवाब 2 आ जाएगा। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 3p, ये जो 3 लिखा गया ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, ये 3n होगा। और एजीमुथल क्वांटम नंबर में p की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो यहाँ पे लिखोगे 1, 3 जमा 1 बराबर है 4। अगर बेटा मैं लिख देता हूं 3d, अब देखिए ये जो 3 है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और डी का जो आपके पास इसका जवाब होता है वो यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा वो 2 होगा। 3 प्लस 2 आपके पास 5 आ जाएगा। इस तरीके से बेटा अगर आप लिखते हैं 4f, ये जो 4 आपने लिखा है दैट इज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। f की जो वैल्यू होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर में वो 3 होगी, तो 4 प्लस 3 आपने लिखना है बेटा 7। तो इसे हम कहते हैं n प्लस l, यानी जो भी सब शेल के आगे नंबर लिखा गया होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। और फिर अगर वो s है तो उसकी जगह 0 काउंट करेंगे, p है तो 1, d है तो 2, f है तो बेटा 3, तो इसे आप कहते हैं ये आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ जाता है। अब आपने कैसे एनर्जी के लिहाज से उन्हें अरेंज करना है, तो इसके दो असूल हमें बताए जा रहे हैं। दो जो है वो हमें जो है इसके अंदर स्टेप आते हैं जिनको आपने इख्तियार करना है। अगर बेटा आपके पास दो सब शेल दिए गए हों, अगर हमारे पास दो सब शेल जो है वो दिए गए हैं, तो पहले कौन सा सब शेल आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल एक आपके पास 4s है और दूसरा बेटा आपके पास 3d है, तो पहले आप किस सब शेल को पहले लिखोगे, 4s को लिखोगे या 3d से लिखोगे, ये एमसीक्यूज भी आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनकी n प्लस l की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप मेरे साथ कीजिएगा, 4s की कितनी वैल्यू आएगी, ये n है 4 बेटा, s की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 4s का जवाब आएगा 4। अब 3d का जवाब निकालिए, 3d लिखेंगे, तो ये जो 3 है ये n है, ये 3 लिखेंगे। d का जो आपके पास जो है d इज इक्वल टू 2 के एजीमुथल क्वांटम नंबर में ये 5 आ गया। अब हमारा पहला रूल ये है कि अगर हमें दो सब शेल दिए जा रहे हैं तो पहले कौन सा सब शेल लिखोगे, पहले वो सब शेल लिखोगे जिसकी n प्लस l की वैल्यू कम होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट दैट सब शेल whose n प्लस l वैल्यू इज लोअर, n प्लस l वैल्यू इज लेस है, जिसकी l प्लस l वैल्यू कम है या जिसकी l प्लस l वैल्यू लोअर है, तो पहले आपने उस सब शेल को लिखना है। तो अगर हमें 4s और 3d दिया गया है तो हम पहले कौन सा लिखेंगे, तो पहले बेटा हमने 4s लिखना है, फिर हमने जो है वो 3d लिखना है। 4s इसलिए लिखेंगे क्योंकि n प्लस l की वैल्यू बेटा कम है, जबकि 3d की वैल्यू क्या है वो ज्यादा है, इसलिए आपने 4s पहले लिखना है, बाद में आपने 3d लिखना है। अब जो आपके पास सेकंड रूल आ रहा है वो बी रूल। सेकंड रूल क्या होगा, अगर आपके पास कोई भी दो सब शेल हैं, 2 या 2 से ज्यादा कोई बेटा सब शेल हैं, और दे हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस l, सेम वैल्यू ऑफ, अगर उन दोनों की बेटा सेम वैल्यू होती है किस चीज की, n प्लस l की, फिर तुम क्या करोगे, अगर n प्लस l की वैल्यू आपके पास सेम आ रही है तो फिर आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास 4p दिया जा रहा है और 3d दिया जा रहा है, अगर दोनों की वैल्यू सेम है फिर क्या करोगे, इसकी n प्लस l की वैल्यू देखो, तो n इज इक्वल टू 4 के, p का 1 होता है तो ये 1 आएगा, दैट इज इक्वल टू 5 के। 3d का कैलकुलेट करो, ये 3 होगा, d का बेटा 2 होता है, ये भी आपके पास 5 आ रहा है, यानी बोथ हैव सेम वैल्यूज। दोनों की बेटा n प्लस l की वैल्यू जो है वो सेम है, तो पहले आपने किसको लिखना है, पहले हम उसको लिखेंगे जिसमें n की वैल्यू कम होगी, तो वी कैन राइट 3d फर्स्ट एंड 4p जो है वो इसके बाद में लिखेंगे। वाई, बिकॉज 3d हैज ए लो वैल्यू ऑफ n। तो अगर दो आपके पास n प्लस l की वैल्यू दो सब शेल की सेम आ रही हो, तो पहले किस सब शेल को लिखोगे, उसको लिखोगे जिसमें n की वैल्यू कम है। तो इन दोनों को देखिए, तो यहाँ पे 3d में n की वैल्यू 3 है और 4p में n की वैल्यू 4 है, तो आपने पहले बेटा
3D को लिखना है। अब हमारे पास कुछ एनर्जी डायग्राम इसने बना के हमें दिया है, उसके मुताबिक फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो बेटा पहले हम एस को ले लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये आपके पास एनर्जी डायग्राम है, इसको हम कहेंगे 1s। तो ये 8 तक आप लिखोगे, ये 2s बना लोगे, ये बेटा 3s आ जाएगा। ये फिर एक डब्बा बनाओगे, ये 4s है। ये डब्बा बनाओगे, ये बेटा 5s है। फिर ये एक आपने बना लेना है, ये 6s है। ये हमारे पास क्या होगा, 7s है। और ये 8s तक आपने चले जाना है। इसके बाद आपने P की डायग्राम्स बनानी है। P जो होगा वो 2s और 3D के दरमियान बनाओगे, और इसके आपने 3 खाने बनाने हैं, 1 2 3। इसको हम कहेंगे 2P। फिर बेटा एक इधर बनाओगे, इसको आप कहोगे 3P। और फिर इन दो के दरमियान में बनाओगे, इसको आप कहोगे 4P। ये 4P बन जाएगा। ये इन दो के फिर बेटा इनके दरमियान में बनाओगे, आप इसे कहोगे 5P। और फिर इनके दरमियान में बना लोगे, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आएगा, 6P। और फिर इन दो के दरमियान में बना लीजिएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 7P। ये 7P होगा। हमारी बुक में यहाँ गलती से 6s लिख दिया गया है, और 7s नहीं, वो 6P है। और वो बेटा आपके पास क्या है, 7P। अब आपने D बनानी है। D जो होती है वो आपके पास यहाँ से शुरू होगी, 4P 4s के दरमियान में जो होता है वो शुरू होगा 3D। 3D जो होगा वो आपके पास यहाँ से आएगा। ये वाला जो आपके पास डी के आपने अब 5 खाने बनाएंगे डी के, तो ये बेटा आपके पास डी आएगा। डी के क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये 3D लिखोगे। फिर बेटा इनके दरमियान में आपने 4 वाले के साथ बना लेना है, ये 4D आएगा। और यहाँ पे आपने बना लेना है, ये बेटा आपके पास 5D आएगा। और यहाँ पे आपने एक बना लेना है, तो इसको बच्चे आपने 6D कहते हैं, ये 6D आएगा। अब हमारे पास बारी आती है एफ की। एफ जो होते हैं वो बेटा आपके पास 4 से शुरू होगा, तो ये 4D के बाद यहाँ पे आपने एफ के बनाने हैं, और ये 3 ये बेटा 7 बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके पास आ जाएगा 4F। और एक आपने यहाँ पे बना लेना है, ये भी आपके पास 7 होंगे, ऐसे 7 होंगे, तो इसको आपने 5F कह देते हैं। ये हमारे पास ना 5S है। ये एनर्जी डायग्राम्स है जो आपको एनर्जी लेवल्स को बेटा शो करती हैं। इसी तरीके से आपने बना लेना है। यहाँ पे आपने ग्राफ बनाओगे, इधर आप लिखोगे ये इनकी एनर्जीज हैं जो आपने एनर्जीज को शो कर रहे हैं, यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज है। ये इनकी एनर्जीज ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, वो आपने लिख देनी है। अब आप इसको लिखोगे कैसे, अब देखो सबसे पहले आपने ये फार्मूला एक सिंपली तरीके से बेटा एक ट्रिक के जरिए आपने याद कर लेना है। फिर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है स्कूल स्कूल, पहले ये वाला फिर ये वाला स्कूल स्कूल, फिर ये, फिर बेटा फिर ये। इसके नीचे लिखोगे पब्लिक स्कूल, फिर बेटा आप लिखोगे पब्लिक स्कूल। फिर आपने ये वाला लिख लेना है, ये डीपीएस। और फिर बेटा आगे वाला भी लिख लोगे डीपीएस डीपीएस, मतलब ये डी ये पी है। ये आपके पास 1s था, ये 2s था। पहला पी बेटा 2 से शुरू हो रहा है, तो ये 2p होगा। ये इसके बाद बेटा ये 3s होगा। फिर आपके पास ये वाला p आ गया, ये 3p है। और फिर बच्चों ये वाला s आ गया, तो इसे 4s कहते हैं। अब आपके पास ये 3D आएगा, ये 3D है। और इसके बाद ये 4p है। और ये बेटा आपके पास जो ये जो आपके पास 3D है यहाँ पे। और फिर बेटा ये 4p है। और ये आपके पास क्या आएगा, 5s आ जाएगा। फिर ये आप लिखोगे, ये 4D आएगा, फिर ये 5p आएगा, और ये 6s आएगा। फिर बेटा इसके बाद आपने f पे चला जाना है, तो ये 4f आएगा, फिर 5D आएगा, फिर 6p आएगा, फिर 7s आएगा। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। फिर इस तरीके से इसको लिखोगे, फिर 6D को लिखोगे, 7p को लिखोगे, फिर बेटा 8s को लिखोगे। या सिंपली आपने 2 दफा लिख लेना स्कूल स्कूल, 2 दफा बेटा पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, 2 दफा बेटा आपने डीपीएस डीपीएस लिख लेंगे, और 2 दफा ही बेटा आपने एफ डीपीएस लिखेंगे। अब नंबरिंग क्या करनी है, जो पहला एस शुरू होगा 1 से, पहला पी 2 से, पहला डी 3 से, और पहला एफ 4 से। आगे चलते जाओगे, ये 2s होगा, ये 2p है तो 3s होगा, ये 2p है तो 3p, ये 4s, ऐसे आगे की तरफ चलते चले जाओगे। अब कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनकी बेटा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और उनको हम देखते हैं। ये हमारा F+N+L रूल भी है, ये अबाव प्रिंसिपल भी है। अब ये आपको कहना चाहता है, फॉर एग्जांपल सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है,
कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो आप लिखोगे स्कूल स्कूल, ये पब्लिक स्कूल, ये 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, 4 4 और 6 10 और 1 बेटा 11। अब आप कहते हैं क्लोरीन की कीजिए, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s में 2 होंगे, 2s में 2 होंगे बेटा, 2p में इसके 6 10 हो गए, 3s में 2 10 और 2 12 और 3p में 5 हो जाएंगे, ये इसके 17 इलेक्ट्रॉन बेटा आ जाएंगे। वो अब आपको कहता है कि मैग्नीशियम की कीजिएगा, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s में 2 होंगे, 2s में 2 होंगे, वो स्कूल स्कूल, फिर आप लिखोगे पब्लिक स्कूल, फिर बेटा आप लिखोगे पब्लिक स्कूल। तो क्योंकि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है तो ये 6 आ जाएंगे, 10 हो गए, और ये 3s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस तरीके से बेटा ये टोटल आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब हमारे पास दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो दूसरों से मुख्तलिफ है, वो आपने लाजमी याद कर लेनी है। एक बेटा क्रोमियम की है, इसको अंडरलाइन कर लेना, 24 है, इसमें 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपने वही फार्मूला लगाना है, स्कूल स्कूल, फिर आपने 2 दफा लिखोगे पब्लिक स्कूल, फिर बेटा 2 दफा पब्लिक स्कूल, फिर ये डी पे जाके खत्म होगा। तो बेटा ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3s में 2 है, फिर 3p में 6 है, फिर ये 4s में बेटा 2 होने चाहिए और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि ये आपके पास 24 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या प्रॉब्लम है, तो ये स्टेबिलिटी का चक्कर है। अब ये जो आपके पास डी सब शेल होगा, इसके 5 खाने होते हैं 3D में, अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 5वां है ये इसका खाली है, जबकि 4s में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 4s से यानी इस मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाने के लिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा 3D में, तो इस तरीके से 4s के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 3D के ऊपर बेटा 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ताकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर ले। और ये हाव-भाव प्रिंसिपल के वायोलेशन भी है, यानी हाव-भाव प्रिंसिपल के खिलाफ है, ये बात ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं, इसलिए ये आपके एग्जाम के अंदर आएगी, आपने याद रखना है। अगर 4s पे आपने 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए